बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया इल्म के प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 3 के साथ मैं हूँ राहत वफ़ा। आपके लिए आज मौजू पुराना है लेकिन लेक्चर बिल्कुल नया। लेक्चर नंबर 3 आपका मज़मून निगारी से मुताल्लिक़ है। आप स्लाइड देख रहे हैं जिस पे लिखा है मज़मून निगारी, जिसे आप ऐसे राइटिंग कहते हैं। मैंने बिल्कुल ठीक कहा कि ये मौजू आपका पुराना है, आप इस पर काम कर रहे हैं और अब तक जितनी क्लासें पीछे आप जिनसे गुज़र कर आए हैं वो सब में आपने ये काम किया है। लेकिन मैंने इस मौजू का इंतखाब इसलिए किया है क्लास कि ये मौजू आप काम आप ज़रूर करते हैं और करते आ रहे हैं, लेकिन हर क्लास में इसे ज़रा थोड़ा सा फ़र्क के साथ और थोड़े से एक नए तकाज़े के या नई ज़रूरत के मुताबिक स्टूडेंट्स करते हैं अपने तालीमी मर्तबे और मकाम के साथ साथ, यानी कि 6th में कुछ, 7th में कुछ, 8th में कुछ, 9th में कुछ, ये तमाम क्लासेस में आपका मुख्तलिफ होता जाता है। फिर एक मकाम आता है कि मज़मून मकाले की सूरत में इख्तियार कर जाता है, लेकिन हम इस बहस में इस वक्त यहाँ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि मैं थोड़ा मुख्तसर करके आपको पहले सबसे पहले मज़मून क्या है, मज़मून की कैसे लिखते हैं और उसकी अक़साम कितनी हैं और उसके तकाज़े क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे। और फिर उसके बाद बिल्कुल मख़सूस जो आपका है लेवल्स में मज़मून नवीसी का जो सिलसिला है उसका हम जायज़ा लेंगे, उस पर बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि मज़मून की तारीफ़ क्या है, मज़मून के मायने क्या हैं, मज़मून किसको कहते हैं। तो साथियों, मज़मून नसरी उसलूब की हामिल ऐसी मालूमाती तहरीर को कहा जाता है जिसमें किसी मुअय्यन मौजू पर अपने ख़यालात व एहसासात को मुतदिल मगर शगुफ्ता अंदाज में बयान किया जाए और उसका ताल्लुक़ ज़िंदगी के हक़ाइक़ व मसाइल से हो। याद रहेगी ये बात। उसके बाद हम देखते हैं कि मतलब दूसरा सवाल ही फ़ौरन हमारे ज़हन में आता है अक्सर लोगों के जिन्हें असल में मज़मून लिखना नहीं आता या वो ज़रा कमज़ोर होते हैं, तो वो कहते हैं मज़मून कैसे लिखा जाए। तो याद रखिए, मज़मून नवीसी अगरचे खुदादाद सलाहियत है, ताहम ज़ाती शौक़ और मुसलसल मश्क से भी इस पर हम दस्तरस हासिल कर सकते हैं। यानी कि ये एक ऐसी खूबी और सिफ़त है कि जिसे अगर हम चाहें कि ये हमें अल्लाह की तरफ से अगर वदीयत नहीं हुई तो हम इसको अपने ज़ौक़ शौक़ से, अपनी मुताले से और अपने इल्म से और अपनी हिम्मत से और मेहनत से हम इस फ़न में महारत हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये हम पर मुनहसर है कि हम कैसे इसको करते हैं। उसके बाद क्लास हम देखते हैं कि मज़मून के बाकायदा कुछ बुनियादी हिस्से होते हैं जिनके तहत मज़मून लिखा जाता है, जिन पर उसकी बुनियाद होती है। तो वो होते हैं 3। नंबर 1 तमहीद, जिसे इब्तिदाइया कहते हैं। नंबर 2 नफ्स मज़मून और नंबर 3 इख्तिताम या इख्तितामिया, जिसे आप कहते हैं, जो आखिरी लाइनें होती हैं जहाँ हम इसको मतलब अपने मज़मून को मुकम्मल कर देते हैं। वो ये तीनों बुनियादी चीज़ें हमारे मज़मून को जो है वो अपना मुकम्मल करती हैं और इसमें इसके लिखने में हमारी जो है यही एक बेसिक जो चीज़ है वो सामने हमें रखनी होती है कि हमने इसके मुताबिक अपना मज़मून लिखना है। उसके बाद जो एक बात और ख़ास है वो आप लोगों में से शायद अभी तक किसी को ना मालूम हो, और इस यहाँ मैंने ज़रूरी इसलिए समझी कि आप चाहे आपको नहीं भी मालूम या मालूम है तो दोनों सूरतों में मुझे आपको ये बताना चाहिए कि मज़मून की अक़साम होती हैं, जबकि हम ये बात नहीं जानते क्योंकि हमें उन्वान देता है एग्ज़ामिनर और हम उस पर मज़मून लिख लेते हैं। हमने कभी ये गौर नहीं किया कि इस मज़मून का ताल्लुक़ मज़मून की किस किस्म से या उसकी कौन सी ख़ानदान या कबीले से उसका ताल्लुक़ है, ये उन्वान किसके ज़ेरे तहत आता है, ये हमने कभी गौर नहीं किया। लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे मज़मून की अक़साम होती हैं। नंबर 1 मज़हबी और इख़लाक़ी, जिसमें इस्लामी तर्ज़ के, इस्लामी ज़िंदगी से मुतल्लिक़, या हम कहते हैं मुसलमानों की तहज़ीब और इस्लाम और मसावात वग़ैरह वग़ैरह इस टाइप के मौज़ूआत आते हैं। नंबर 2 फ़िक्री मज़ामीन, जिसमें हम कह सकते हैं नज़रिया पाकिस्तान, हुब्बे वतन, कौमी इत्तेहाद या अपनी मदद आप वग़ैरह वग़ैरह, ये मज़ामीन शामिल, इस टाइप के मज़ामीन उसमें शामिल होते हैं। नंबर 3 बयानिया मज़ामीन,
جس میں ہم موسم بہار، چاندنی رات کا نظارہ، پاکستانی میلہ، پاکستانی بازار، اس قسم کے کچھ عنوانات شامل کرتے ہیں۔ نمبر 4 پہ آ جاتا ہے تاثراتی مضامین۔ یہ آپ سلائیڈ پر دیکھ رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس میں کالج میں یا اسکول میں پہلا دن، میری پسندیدہ کتاب، یا یہ کہ اسی قسم کے، مطلب میری پسندیدہ کتاب ہو گئی، اور یونیورسٹی میں میرا پہلا دن یا کالج میں، تو ہم اس طرح کے موضوعات کا اس میں انتخاب کرتے ہیں۔ تاثراتی مضامین یہ ایکچولی کہلاتے ہیں۔ نمبر 5 تنقیدی مضامین۔ تنقیدی مضامین میں ہم مخلوط تعلیم، تعلیم نسواں، میرا نصب العین وغیرہ وغیرہ، اسی طرح کے جو عنوانات ہیں وہ اس میں ہم شامل ہوتے ہیں، اور ہم اس پر اپنا جو ہے وہ قلم اٹھاتے ہیں، اور یہ موضوعات عموماً آتے ہیں، لیکن ہمیں صرف کیونکہ شناخت نہیں ہوتی تو اس لیے ہم پہچان نہیں پاتے کہ ان موضوعات کا تعلق، جو ہمیں دیا گیا موضوع، یہ کس قسم کے مضامین میں اس کا یہ شامل ہے، اور اس کو ہم نے کیسے لکھنا ہے، اور اس میں کس طرح کا تاثر قائم کرنا ہے۔ یہ ایک تھوڑا سا آپ کو لگے گا کہ آپ کے لیے ایک نئی بات ہے، لیکن میں نے یہ اس لیے چھوٹی چھوٹی مختصر سی باتیں آپ کو بتائی ہیں کہ آپ ان کے تحت جب مضمون لکھتے ہیں تو آپ کا مضمون ذہن میں رکھتے ہوئے خوبصورت ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہے آپ کی، ہم اگر آ جائیں اپنی کیمبرج کی کلاسز کی طرف، جہاں پر جس کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے، جس کا تعلق آپ کی ذات کے ساتھ ہے، تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ اسکرین پہ آ رہا ہے آپ کے مضمون نگاری، ایسے رائٹنگ۔ یہ سراسر اور بالکل مکمل طور پر کیمبرج کی کلاسز کی مضمون نویسی سے متعلق ہے، اور اس میں آپ کے لیے مطلب نیچے اس میں ایسے رائٹنگ کے بعد آپ دیکھیں ہدایات دی ہوئی ہیں، اور مشقی کچھ مضمون جو ہیں وہ آپ کے لیے شامل کیے گئے ہیں اس میں۔ تو اس میں ہمیں وہی باتیں کہ جو آپ نے خود بھی ڈیٹیل، اس کی جو تفصیلات ہیں آپ وہ اس کی پڑھ سکیں گے، دیکھ سکیں گے۔ آپ کتاب کھولیں گے تو یہ سب کچھ اس میں موجود ہے۔ چند توجہ طلب باتوں کے حوالے سے اس میں کلاس خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے انتہائی محدود، یعنی کہ 150 الفاظ کی پابندی کے باعث بڑی احتیاط، توجہ اور مہارت کے ساتھ مضمون لکھنا ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہ مضمون کا جو فن ہے محتاج ہے اس مہارت کا۔ اس میں آپ نے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے مطلب اچھا ماہر بنائیں اور اچھا خوبصورت مضمون لکھ سکیں؟ تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں۔ معیاری کتب کا مطالعہ کیجئے، اخبارات کا مطالعہ کیجئے، جرائد یا رسائل کا آپ مطالعہ کیجئے۔ جتنا آپ کا مطالعہ وسیع ہوگا اتنا ذخیرہ الفاظ آپ کا بہتر ہوگا، اور وہ آپ کے مضمون نویسی میں آپ کے لیے معاون ثابت ہوگا۔ اس کے بعد کلاسز میں آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ نمبر 1 کہ آپ کا جو مضمون نویسی کا کام ہے وہ 3 نکاتی مضمون نویسی کہلاتی ہے۔ اس میں مضمون کس عنوان کے ساتھ آپ کو 3 اہم نکات جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں، اور ان نکات کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے اپنا مضمون مکمل کرنا ہوتا ہے، جو حد الفاظ آپ کے لیے مقرر کی جاتی ہے اس کے مطابق۔ مگر اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے وہ 3 نکات جو ہیں وہ مطلب آگے پیچھے کر دیے، ان کی ترتیب بدل دی، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ یا یہ کہ ان میں سے کوئی آپ نے ایک سکپ کر گئے، اس کو مائنس کر دیا، کوئی اور اس کی جگہ شامل کر لیا، تو یہ نہیں ہوگا۔ اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد یہ کہ آپ نے وہی ایک بات کہ آپ نے اپنے مضمون میں لکھتے ہوئے کسی بھی بات کو دہرانا نہیں ہے، بار بار اس کو رپیٹ نہیں کرنا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے جو اس میں کوئی فقرہ لکھنا ہے اسے مختصر لکھیے، جامع لکھیے، خوبصورت لکھیے۔ اس میں بھی آپ کو طوالت سے گریز کرنا ہے کہ آپ کے الفاظ جو ہیں وہ حد الفاظ جو آپ کی وہ تجاوز نہ کر جائے۔ ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو خیالات کو چھوٹے لیکن جامع جملوں میں آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تمام جو آپ کے مضمون میں غیر ضروری باتوں سے آپ نے گریز کرنا ہے، یعنی کہ اس میں ایسی باتیں نہیں لکھنی جن کا اس موضوع سے، جو خیالات اور جو باتیں آپ لکھ رہے ہیں اس میں اس کا کوئی تعلق نہیں، تو وہ آپ نے نہیں شامل کرنی۔ اس پر آپ نے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے، اور مطلب صرف ان چیزوں پر غور کرنا ہے جو اس مضمون کا حصہ آپ بنانے جا رہے ہیں یا بننی چاہیے، ان باتوں پر آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ تو کوشش آپ کو ایک اور بھی یہ کرنی ہوتی ہے کہ مضمون کا آغاز اور انجام
आपने नुकात की तरतीब और उसके तवाज़ुन के मुताबिक यानी कि उस करना है, लेकिन उसमें रब्त और तसलसल यानी कि उसमें एक आपका वो टूट फूट का शिकार ना हो, अलग-अलग आपके जो पैराग्राफ हैं वो ना लगें, बल्कि आपका मज़मून एक ही लगे। तीनों बातों को आपने बाहम जोड़ना है, उन तीनों बातों को बड़ी खूबसूरती के साथ इकट्ठा करके यकजा करके आपने अपना मज़मून मुकम्मल करना है। तो हमने ये जो अब आप देख रहे हैं कि इन बुनियादी बातों में सबसे जो वो ये होती है कि एक एग्ज़ामिनर की नज़र से, एक मुम्तहिन की नज़र से, एक पेपर चेकर की नज़र से आपने अपने सवाल को, अपने मज़मून को बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसको रीचेक करना है और ये गौर करना है कि आया इसमें आपने कुछ इसके फ़नी तकाज़ों को कहीं मुतासिर तो नहीं किया, फ़नी तकाज़ों के साथ आपने इस मज़मून को लिखा है, जो एग्ज़ामिनर की हिदायत हैं उसके मुताबिक लिखा है, और इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं हो गई कि जिसकी वजह से आपका जो सवाल है, जो आपने लिखा है, जो मज़मून आपने तहरीर किया उसमें कोई कमी और कोई थोड़ी सी उसका मयार में। अच्छा, मयार की जब बात हम कर रहे हैं तो आपने ज़ुबान के मयार का बहुत ख्याल करना है कि ज़ुबान और मयार के बड़ी ख़ास अहमियत होती है। उसमें अच्छे और ख़ूबसूरत अल्फाज का इस्तेमाल और अच्छे और ख़ूबसूरत जुमलों की अदायगी लाजमी है, लेकिन फिर वो आपका ज़ख़ीरा अल्फाज यहाँ काम आएगा अगर आपने उस पर तवज्जो दी। तो अगर वो आपका हिस्सा मतलब कमज़ोर है और नहीं है आपके पास अल्फाज नए और ख़ूबसूरत, तो फिर आपके ज़ुबान व बयान का जो मयार ज़ुबान का जो वो उसने एक रखा है एक ख़ास मकाम, वो मुतासिर होगा। लिहाजा आपने इस पर भी अच्छी तरह से नज़र डालनी है। क्लास मज़मून आपको मैंने अभी पहली मज़मून की तारीफ़ से लेकर अब तक जो बातें बताई हैं वो सारी की सारी उनका ताल्लुक़ आपकी मज़मून नवीसी से है, लेकिन इस वक्त स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं वो कैम्ब्रिज के मज़मून का ही एक नमूना है, जो मैंने मिसाल के लिए आपके शामिल किया है। सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी के नाम से ये आपके मज़मून आप देख रहे हैं, आपकी किताब में मौजूद है, और इसमें आप देखिए कि आपको नज़र आ रहा है कि उसने 3 नुकात आपको दिए हैं और उस पर लिखा है कि अपने मज़मून में मुंदरजा ज़ैल बातें शामिल कीजिए। तो ये जो तीनों नीचे बातें लिखी हैं उनको आप देखिए कि रोज़मर्रा के मामूल में वर्जिश की अहमियत। नंबर 2 पे वो लिखता है लोगों को वर्जिश की तरफ राग़िब करने की तजवीज़, और उसके बाद वो लिखता है कि वर्जिश के अलावा सेहतमंद रहने के कौन कौन से तरीके हैं या किस किस तरह वर्जिश के ज़रिए सेहतमंद रहा जा सकता है। अब ये 3 बुनियादी बातें हैं कि जिनको देखकर उसने आपको पाबंद कर दिया कि आपने इनके साथ, इनकी मदद से अपना मज़मून जो है मुकम्मल करना है। वैसे ये कुछ किसी हद तक कुछ तालिब इल्म कहते हैं कि ये मुश्किल काम है। जो मेरी क्लासेस में मुझे ये तजर्बा हुआ कि वो बच्चे ये समझते हैं कि जी ये क्या हमारे हाथ बांध दिए जाते हैं, हमारे पैर बांध दिए जाते हैं, हमें महदूद कर दिया जाता है। ऐसा भी है, और कुछ तालिब इल्मों का ख्याल होता है कि ये एक बड़ी अच्छी मदद है, एक आइडिया आ जाता है, एक हमें वो मतलब एक इशारा मिल जाता है और हम उस पर चलकर अपने मज़मून को लिख लेते हैं। तो वो ये मुख्तलिफ़ राय होती हैं स्टूडेंट्स में, तालिब इल्मों में, कि उनकी सोच के मुताबिक। मगर काम यही है आपकी जो हमने करना है सो करना है कि हमने इस टेक्निक को फॉलो करना है और 3 नुकाती अपने इशारात की मदद से अपने मज़मून को बड़ी खूबसूरती से पाया तकमील तक पहुंचाना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मज़मून नवीसी के हवाले से अपने लेक्चर को ध्यान से सुना है और समझा है, और ये आपके लिए कुछ बातें इसमें बिल्कुल नहीं थी शुरू की जो इब्तिदाई बातें हैं, लेकिन वो सारी मज़मून की मद में मैंने आपसे उसके हवाले से बात जो की है वो बड़ी अहम है, क्योंकि आपके दर्जे पर और या मैट्रिक में, FA FSC में, किसी भी लेवल पर मज़मून नवीसी की बुनियादी जो तकाज़े हैं और जो उसकी तारीफ़ है, जो उसके उसूल और ज़वाबित हैं, वो उनको किसी तरह हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम उसमें रहते हुए ही मज़मून लिखते हैं, लेकिन चूँकि हमें मालूम नहीं होता तो इसलिए कभी हम इस पर गौर नहीं करते। मगर अब मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपने इस पर गौर करना है। और ये भी बताती चलूँ कि अगला लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 4 जो है वो मज़मून नवीसी की ही एक सिलसिले का एक हिस्सा है, आप कह लीजिए पार्ट 2 होगा, जिसमें हमने
آپ کے کیمبرج کے پاس پیپرز جو حل شدہ ہیں، ایگزامینر کی نمبروں سے یا اس کی چیکنگ سے گزر چکے ہیں اور اس کی رائے کے ساتھ موجود ہیں، ہم وہ پیپرز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ان پہ بات کریں گے، اور مزید جو ٹیکنیکل کچھ باتیں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے پیپر میں یا جو ہونی چاہیے، تو وہ ہم ساری زیر بحث لائیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا لیکچر نمبر 4 کا انشاءاللہ، وہ آپ اس سے بھی بہت کچھ استفادہ کریں گے۔ تو اب اس وقت میں آپ سے اجازت چاہوں گی، ان کلمات کے ساتھ آخری سلائیڈ دیکھیے کہ یہ ایک خوش آئند ایک منظر ہے جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ ابھرے گا نیا سورج گل رنگ فضاؤں میں۔ خوش رہیے، اپنا خیال رکھیے، اپنوں کا خیال رکھیے، پر امید رہیے۔ اللہ نے کے بان۔